Good evening, everybody. On behalf of Gyanadab, I welcome all of you for today's program on the very famous author Krishan Chandra, who has done amazing work in the Urdu and Hindi language. Today, we are going to feature the author Krishan Chandra, who was born in 1914 and died in 1977, an Indian author who made his name in the Urdu and Hindi literary world in India. To assist us today, we have Sanjay ji from Gurgaon and Kanchan Tripathi ji from Pune, and of course Nasima, who is the trustee of Gyanadab and curator of today's program. I request Nasima Merchant to begin the program on the author Krishan Chandra. आज हम कृष्ण चंद्र के दो अफसाने जामुन का पेड़ और कालू बंगी पेश करने जा रहे हैं। तो अभी हम हमारे प्रोग्राम के सेकंड पार्ट पे जाते हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नसीमा जी को कि आगे प्रोग्राम को ले जाएं और लेट अस सी व्हाट शी हैज इन स्टोर फॉर अस। एक मिनट। फारूक, जिस तरह हर शायरी के अपने अपने रिव्यू होते हैं, इसी तरह हर कहानी में हर इंसान को आज़ादी है कि अपने अपने रिव्यू दे सकते हैं। मैं कृष्ण चंद्र की अफसाना निगारी को आगे बढ़ाती हूँ। वो एक बेहतरीन अफसाना निगार थे। प्रेमचंद ने ज्यादातर देहात पर लिखा था क्योंकि वो देहाती जिंदगी से वाकिफ थे। कृष्ण चंद्र ने शहरी जिंदगी गुजारी तो उन्होंने शहरी जिंदगी पर और उसकी आसपास की जिंदगी पर अफसाने लिखे। न सिर्फ अफसाने, नॉवल भी लिखे, मज़ामिन भी लिखे, ड्रामे भी लिखे और रिपोर्टाज भी थे। मगर उनकी जो पहचान थी वो एज ए अफसाना निगार की थी। इनके लिखने का तरीका अलग था। जब कोई कहानी का प्लॉट उनको सूझता था तो उनके बुनियादी ख्याल यानी बेसिक थॉट को वो लिखकर महफूज कर लेते थे, ताकि ऐसा ना हो कि वो जहन से उतर जाए। इसी तरह उन्हें प्लॉट सूझते रहते थे और जब कहानी लिख चुके थे तो उसके बेसिक थॉट को अपनी फहरिस्त से निकाल लेते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने एक रजिस्टर भी बनाया था। जब उनके इंतकाल के बाद उस रजिस्टर को देखा गया तो उसमें 100 बुनियादी ख्यालात अभी भी मौजूद थे, बेसिक थॉट मौजूद थे, और अगर जिंदगी वफा करती तो 100 अफसाने और बन जाते। हकीकत यह है कि कृष्ण चंद्र के अंदर बल्ला की तख्लीकी जहनियत थी, यानी उन्होंने बहुत क्रिएटिव माइंड पाया था। रोजमर्रा जिंदगी में जो अनगिनत वाकयात, हादसात या कोई पर्सनैलिटी, शख्सियत से उनके अफसाने को तहरीक मिलती थी और उनको अफसाने का मौजू मिल जाता था। एक इसका किस्सा मैं बयान करूंगी कि बम्बई में कश्मीर हफ्ता मनाया जा रहा था। कृष्ण के पूछने पर उनके दोस्त शांति स्वरूप निषाद ने बताया कि इस सिलसिले में जो कपड़े के बैनर लगाए जा रहे हैं वो रातों रात फुटपाथ पे सोने वाले लोगों ने चुरा लिए और अपनी चादरें बना ली क्योंकि ठंडी थी। ये सुनकर कृष्ण चंद्र ने उनसे हाथ मिलाया और कहा कि अरे, तुम्हारी इस बात से तो मुझे एक प्लॉट मिल गया कहानी का। दूसरा एक किस्सा ऐसा है कि उनके यहाँ दोस्त और अहबाब की यानी उन्होंने दावत दी हुई थी और उस वक्त पीने पिलाने का दौर चला था। काफी रात हो गई थी तो उन्होंने अपनी बीवी सलमा से कहा कि चलिए खाना लगाए। तो उनकी बीवी ने कहा, यहाँ पीने की बरसात चलेगी, मैंने तो सोचा था। तो उन्होंने कहा, अरे वाह, क्या बात है, अब पीने की बरसात पे मुझे प्लॉट मिल गया। तो इस तरह वो प्लॉट ले लेते थे और मामूली बातों में भी अपने लिए काम की बात निकाल लेते थे। उन्हें कहानी के लिए तन्हाई की जरूरत होती थी और एक हसीन सूरत की तलाश रहती थी ख्यालों में। ये तो हम सब जानते हैं कि वो हुस्न परस्त थे। खूबसूरती उन्हें जहनी तौर पर मुतासिर करती थी। उनका एक वाकया ऐसा है कि एक बार वो अस्पताल में थे, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। तो दिल के दौरे के मरीजों के कमरे में ऐसी नर्स नहीं थी जो कि खूबसूरत हो। तो उनकी बीवी ने एक नर्स से कहा कि क्यों ऐसी नर्स नहीं है जो कि खूबसूरत हो। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कृष्ण चंद सोए हुए हैं, मगर कृष्ण चंद सोए हुए नहीं थे। उनकी आंखें बंद थी और उन्होंने अपनी बीवी की बात सुनकर आंखें खोल दी और बोले,
सब ऐसी ही है, लेकिन जो जो ऑपरेशन थिएटर में मुझे स्पेस मेकर बिठा रही थी ना, वो सबसे खूबसूरत थी। जरा गौर कीजिए, जो पल उन पर बारी था, ऐसी कयामत की घड़ी में भी किशन चंद की हुस्न पर निगाह ने इस खुश शक्ल नर्स को देखा था। उनके अफसानों में छोटे छोटे और आम समझ आने वाले जुमले इस्तेमाल होते थे। वो अरबी और फारसी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते थे। सच तो ये कि वो जादूगर तख्लीककार थे, जिन्होंने अपनी तख्लीक से लोगों के दिलों पर जादू किया। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, यानी जुड़े हुए थे। तरक्की पसंद तहरीक का मकसद ऐसा अदब पेश करना था जिसमें ऐसे मसाइल को पेश किया जाए जो रोजमर्रा जिंदगी में होते हो। ऐसे किरदारों पर रोशनी डाली जाए जो हमारे समाज में पाए जाते हैं। तरक्की पसंद तहरीक के जेर असर मजदूरों, किसानों, मजदूर तबके के लोगों के दुख दर्द को अदब में जगह देना था, ताकि आम आवाम उनके मसाइल को समझ सके, जहाँ सब इंसान बराबर हों और सबको फलने फूलने का बराबर मौका मिले। इंसान दोस्ती का ये जज्बा किशन चंद के अफसानों में मिलता है। वो जब भी अफसाने लिखते, हर जबान के मुंशी तर्जुमे के लिए बाहर रहते थे, जिनको वो अफसाना दे देते थे और वो इन अफसानों का तर्जुमा करते थे। उनका एक नावल एक औरत हजार दीवाने का तर्जुमा फारसी में हुआ है। एक दिलबर और हजार दिल बागता इसका तर्जुमा चीनी जबान में हुआ है। जब दूसरी आलमी जंग यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ी थी, उस वक्त ऑल इंडिया में प्रोपेगेंडा के लिए लोगों को शायरों की जरूरत, यानी उस ऑल इंडिया में शायरों की, अदीबों की जरूरत पड़ती थी। उस वक्त पुत्रस बुखारी ऑल इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने कृष्ण को ऑल इंडिया लाहौर में प्रोग्राम असिस्टेंट का ओहदा दिया। एक साल बाद उनका ट्रांसफर दिल्ली हो गया। यहाँ उनकी मुलाकात सादत हसन मंटो से हुई, ये जो अफसाना निगार थे। तो उनकी तवज्जो फिल्मी कहानियों की जानिब हुई, क्योंकि मंटो उस जमाने में फिल्मी दुनिया से वाबस्ता थे और दोनों अच्छे खासे दोस्त बन गए। एक वाकया यहाँ भी बयान करूंगी कि किशन और मंटो को अपने लिए ऊनी सूट सिलवाने का शौक चला, लेकिन दोनों की जेबें खाली थी। मंटो के कहने पर दोनों ने मिलकर एक कहानी बंजारा नाम की लिखी और कहानी का मसूदा उस जमाने के मशहूर प्रोड्यूसर जगत नारायण के पास ले गए। कहानी सेठ को पसंद तो आई और वो खरीदने के लिए तैयार भी थे, मगर उस कहानी में कुछ तब्दीली करनी थी। जो मैनेजर था उसको बुरा बताया गया था, मगर सेठ चाहते थे कि वो मैनेजर को अच्छा बताए, इससे मजदूरों पर अच्छा असर पड़ेगा। तो मंटो मान गए। किशन चंद्र को हैरत हुई कि मंटो कैसे मान गए। ये तो वही मंटो है जो अपनी कहानी का एक लफ्ज भी बदलता नहीं है। तो जब वो सेठ जी के पास से वापस आए तो उन्होंने मंटो से कहा, आपने ऐसा क्यों किया? मंटो ने जवाब दिया, भाई ये अदब नहीं है, ये फिल्म है। जो पढ़े लिखे जहन और अदब शनास किस्म के लोगों के हाथ में नहीं है, इसलिए तब्दीली जरूरी है। और किसी भी कैरेक्टर को अच्छा बुरा बनाना हमारे बाएं हाथ का काम है। अदब की खिदमत करो और फिल्म से रुपया कमाओ। इस तरह कहानी बिक गई। उन्हें 500 रुपये मिले। उन्होंने दोनों ने बांट लिए और सूट बनवाए। इससे ये भी समझता है कि किशन चंद को अच्छे लिबास जेब तन करने का बहुत शौक था। उनको खाने पीने का भी शौक था। हालांकि दिल के दौरे के बाद परहेज ही करने को कहा गया था, मगर वो नहीं करते थे। उनका पहला नावल शिकस्त 1943 में लिखा गया। 21 दिन में वो नावल मुकम्मल किया। लखनऊ तबादला हुआ, फिर पूना आए। उन्हें WZ अहमद ने पूना बुलाया था, मगर उनसे न बन सकी। फिर देविका रानी के बुलाने पर बम्बई चले गए और फिल्मों को ज्वाइन किया, जो उनका सुनहरा दौर था। मगर जब उन्होंने खुद की एक फिल्मी कंपनी बनाई और कई फिल्में भी बनाई, मगर नाकाम रहे, वो दौर उनके लिए सबर आजमा दौर था। मगर उस दौरान भी नावल और अफसाने लिखना छोड़ा नहीं। 1969 में हुकूमत हिंद की तरफ से पद्म भूषण का अवार्ड मिला।
उनका आखिरी अफसाना पागल पागल 1977 में लिखा। आखिरी नावल फुटपाथ के फरिश्ते थे। 500 से ज्यादा अफसाने लिखे, 2 दर्जन से ज्यादा नावल लिखे, बच्चों की किताब लिखी, रेडियाई ड्रामे लिखे, रिपोर्टाज थे, गर्ल्स के तकरीबन हर सिंफ में लिखा। उन्हें 3 बार दिल का दौरा पड़ा था। 1976 में पेसमेकर लगाया गया था। 3 मार्च 1977 आखिरी बार दिल का दौरा पड़ा। 3 तारीख को अस्पताल में गए, मगर 8 तारीख को वो इस दुनिया से चल बसे और हम एक बेहतरीन अफसाना निगार खो चुके। शुक्रिया। Now we will invite Kanchan ji to please come and tell us about the story Kalu Bhangi. कालू भंगी। कालू भंगी। कालू भंगी इस कहानी में कालू के अलावा 2 और किरदार हैं, कंपाउंडर खिलजी और चपरासी बख्तियार, जिन पर कहानी लिखी जा सकती है। खिलजी कंपाउंडर की तनख्वाह 32 रुपए है, 15-20 रुपए ऊपर से कमा लेता था। माँ बाप ने मिडिल तक पढ़ा दिया है। सरकार ने उसे रहने के लिए एक छोटा सा क्वार्टर दे रखा है। खूबसूरत मरीजाओं से इश्क भी कर लेता है, नूरा, रेशमा, बेगमा, जानकी और न जाने कितने नाम। आखिर अस्पताल वाले भी इंसान होते हैं। खूबसूरती दिलों पर इंजेक्शन की तरह काम करती है, किसी पर कम, किसी पर ज्यादा। खिलजी अदीबों के अफसाने पढ़ता, इश्क में रोता और किस कदर दिलचस्प, रोमानी और पुरकैफ जिंदगी थी खिलजी की। लेकिन कालू तो सिर्फ गलीज पट्टियां धोता था और गंदगी साफ करता था। अपनी 8 रुपए की तनख्वाह में गुजारा करता। चपरासी बख्तियार को 15 रुपए की तनख्वाह मिलती। जो दूसरा किरदार, चपरासी बख्तियार को 15 रुपए की तनख्वाह मिलती। डॉक्टर साहब के साथ दौरे पर जाता तो डबल भत्ता और सफर खर्च भी मिलता। फिर गांव में उसके पास एक छोटी सी जमीन और अपना मकान भी है, बीवी, 3 बच्चे और बूढ़ी माँ है। बख्तियार की जिंदगी में भी छोटे छोटे खूबसूरत अफसाने हैं। मगर कालू भंगी, तुम्हारे मुतल्लिक क्या लिख सकता हूं मैं? खुदा के लिए मेरे ख्याल से, मेरे जहन से चले जाओ। लेकिन हर अफसाने के शुरू में मेरे जहन में कालू भंगी आन खड़ा होता है और पूछता है, छोटे साहब, मुझ पर कहानी नहीं लिखोगे? देखो, मैं तुम्हारे जहन के एक कोने में मुद्दत से हाथ बांधे खड़ा हूं। सोचता क्या लिखूं उसके बारे में। बेकैफ, बेरंग, सीधी सपाट जिंदगी, न शादी की, न इश्क। कभी दूर दराज का सफर भी नहीं किया था, यहाँ तक कि अपने गांव के बाहर भी नहीं गया था। दिन भर अपना काम करता और सो जाता। सुबह उठकर फिर अपने काम में मसरूफ हो जाता। अस्पताल की गंदगी साफ करता, डॉक्टर साहब और कंपाउंडर साहब के बंगले को साफ करता। फिर डॉक्टर साहब की गाय और कंपाउंडर साहब की बकरी को चराने जंगल लेकर जाता और दिन ढलते ही उन्हें लाकर मवेशी खाने में बांध देता। फिर अपना खाना बनाकर खाकर सो जाता। 20 साल से मैंने उसे रोज यही करते देखा है। हाँ, कालू भंगी की एक बात बड़ी मुझे दिलचस्प लगती थी कि वो अपने सिर पर, जहां पर बाल नहीं थे, गंज थी, वहां पर उस चांद पर गाय या भैंस की जबान फिराने से उसे बड़ा मजा आता था। अक्सर दोपहर के वक्त मैंने उसे देखा है कि नीले आसमान के नीचे सब्ज घास के मखमली मैदान पर खुली धूप में वो अस्पताल के करीब किसी एक खेत की मेड़ पर उकड़ू बैठा है और उस गाय उसका सिर चाट रही है और वो ऊंघ ऊंघ कर सो गया है। इसी तरह उसे सोते देखकर मुझे दिल में एक अजीब सी खुशी होती। क्या बताऊं कैसी मसरत थी वो। मैंने अपनी जिंदगी में तमाम खूबसूरत मंजर देखे हैं, लेकिन ऐसी मासूमियत, ऐसा सुकून कहीं नहीं देखा। जी चाहता था मैं भी इसी तरह सिर झुकाकर गाय के नीचे बैठ जाऊं और ऊँघता ऊँघता सो जाऊं, लेकिन ऐसा हो न सका। मैंने एक दिन ऐसी कोशिश की तो वालिद साहब ने देख लिया और मुझे वो पीटा
और मुझसे ज्यादा गरीब कालू भंगी को कि मैं खुद डर के मारे चीखने लगा कि कालू भंगी कहीं मर ना जाए। लेकिन इतनी मार खा के भी उसे कुछ न हुआ। दूसरे दिन बंगले पर झाड़ू लिए मौजूद था। लगता था वो अपनी माँ की पेट से ही झाड़ू लेकर पैदा हुआ है। कालू को हरी घास, नीले आसमान के साथ जानवरों से बड़ा लगाव था। हमारी गाय तो उस पर जान छिड़कती थी। हालांकि बकरी बकरी बड़ी बेवफा होती है, औरत से भी बढ़कर बेवफा। लेकिन कालू की बात तो इतनी समझती थी कि वो जब क्योंकि वो बकरी और गाय दोनों को चारा देता, पानी देता, जंगल में घुमाता, मवेशी खाने में बांधता, वे उसके एक एक इशारे समझते थे। जंगल के रास्ते में उनसे बातें करता और किसी झरने के पास जाकर जब वो बैठ जाता था तो वो सब भी पानी पीते और वो हरी घास पर लेट जाता तो बकरी भी बैठ जाती और गाय भी अपने पैरों को मोड़ के इस अंदाज में बैठती कि जैसे वो कालू की बीवी हो और अभी अभी खाना पका के उसने फुर्सत पाई है। जब वो जुगाली करती लगता क्रोशिया लिए कालू के लिए स्वेटर बिन रही है। गाय और बकरी के अलावा एक लंगड़ा कुत्ता भी था, जो कि कालू का दोस्त था। वो लंगड़े होने की वजह से दूसरे कुत्तों से पिटता और भूखा रहता। कालू उसके कीड़े साफ करता, नहलाता, जख्मों पर मरहम लगाता और फिर उसे मक्के की रोटी देता। इसके अलावा कालू की जंगल के हर जानवर व परिंदे से दोस्ती थी। कभी कोई कीड़ा रास्ते में आ जाता तो वो उसे मारता नहीं था, वो उसे उठाकर झाड़ी पर रख देता और कहीं नेवला बोलता तो वो उसकी जबान में ही जवाब देता। तीतर, रटगल्ला, गटारी, लाल चिड़ा, सब्ज मक्खी, हर परिंदे की जबान वो जानता था। इस लिहाज से वो राहुल सांकृत्यायन से भी बड़ा पंडित था। कम से कम मेरे जैसे 7 बरस के बच्चे की नजरों में तो वो माँ बाप से भी अच्छा मालूम होता था। वो मक्की का भुट्टा मध्यम आंच में ऐसा भूनता कि हर दाना कुंदन बन जाता और खुशबू ऐसी सौंधी सौंधी, मीठी मीठी जैसे धरती की सांस। बड़े सुकून से धीरे धीरे भुट्टे को भूनता और एक दोस्त की तरह भुट्टे से बातें करता रहता। जब भुट्टा सिक जाता तो वो नई नवेली दुल्हन सा सुनहरा सुनहरा नजर आता। मेरे ख्याल में खुद भुट्टे को अंदाजा हो जाता कि कालू उससे कितनी मोहब्बत करता है, वरना मोहब्बत के बगैर उस बेजान शय में इतनी रानाई कहाँ से आती। हो सकता है मुझे कालू के हाथ के सिके भुट्टे खाने में बड़ा मजा आता और मैं छिप छिप कर खाता। एक दिन पकड़ा गया, बड़ी ठुकाई हुई और बुरी तरह कालू भी पिटा। मगर दूसरे दिन वह फिर बंगले पर उसी तरह झाड़ू लिए हाजिर था। एक बार मैंने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी में कोई खास बात है? उसने कहा, नहीं छोटे साहब। तुम तनख्वाह क्या करते हो? जी, 8 रुपए मिलते हैं, 4 रुपए का आटा, 1 रुपए का नमक, 1 रुपए का तंबाकू, 8 आने की चाय, 4 आने का गुड़, 4 आने का मसाला, हो गया 7 रुपए साहब। 1 रुपए बनने का कर्ज देता हूँ, उससे कपड़े लेके लिए कर्ज लेता हूँ ना। साल में 2 जोड़ी कपड़े तो चाहिए ना, कंबल तो मेरे पास है। अगर बड़े साहब 1 रुपया बढ़ा दें तो मजा आ जाए। घी लाऊंगा और मक्की के पराठे खाऊंगा। कभी पराठे नहीं खाए, मालिक जी, बड़ा जी चाहता है। फिर जब मेरी शादी हो गई, जिंदगी चमकने लगी, खुशियों से भर गई, जंगल से शहद, कस्तूरी, गुलाब की खुशबू आने लगी, उस वक्त भी मैं कालू के बारे में सोचता और उस पर कुछ लिखना चाहता। कालू, तुमने ब्याह नहीं किया? क्या करूं छोटे साहब, यहाँ मैं अकेला ही हूं अपनी बिरादरी का और दूर दूर तक मेरी बिरादरी का कोई नहीं है। अब जब नहीं है तो मैं कैसे शादी कर लेता? फिर मैंने कुरेदना चाहा, इश्क करने के लिए जी चाहता है तुम्हारा? शायद किसी से मोहब्बत की होगी तुमने, इसीलिए तुमने अभी तक शादी नहीं की। इश्क क्या होता है साहब? छोटे साहब, मैंने तो नहीं सुना। अजी, अरे कालू, औरत से इश्क करते हैं लोग। इश्क कैसे करते हैं साहब? शादी तो जरूर करते हैं सब लोग, बड़े लोग इश्क भी करते होंगे छोटे साहब, मगर हमने नहीं सुना जो कुछ आप कह रहे हैं। रही शादी की बात,
वो मैंने आपको बता दी कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई। तुम्हें अफसोस नहीं है कालू? किस बात का अफसोस साहब? 8 साल हुए। कालू जो कभी बीमार नहीं पड़ा था, अचानक बीमार पड़ा। उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। वो अलग वार्ड में रहता। कंपाउंडर दूर से उसके मुंह में दवा डाल देता। चपरासी उसके लिए खाना रख जाता था। वो खाना खा के अपने कप बर्तन खुद साफ करता और अपनी सारी साफ सफाई खुद ही करता। और जब वो मर गया तो पुलिस वालों ने उसकी लाश ठिकाने लगा दी, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था। वो हमारे यहाँ 20 साल तक काम किया, लेकिन वो हमारा रिश्तेदार थोड़ी था। आखिरी तनख्वाह भी सरकार ने जब्त कर ली। जब वो मरा उस रोज कोई खास बात ना हुई। रोज की तरह अस्पताल खुला, डॉक्टर साहब ने नुस्खे लिखे, कंपाउंडर ने दवा तैयार की, दवा मरीज आए, दवा लेकर गए। शाम को अस्पताल बंद हुआ। घर आकर हम सब ने आराम से खाना खाया, रेडियो सुना और लिहाफ ओढ़कर चैन से सो गए। डॉक्टर साहब की गाय और कंपाउंडर साहब की बकरी ने 2 रोज तक कुछ नहीं खाया और बाहर खड़े खड़े चिल्लाते रहे। जानवरों की जात है ना। आखिर आज भी कालू भंगी मेरे जहन पर सवार है। अब मैं समझता हूँ तू क्या चाहता है। तू वो कहानी सुनना चाहता है जो हुई नहीं, लेकिन हो सकती थी। मैं तेरे पाँव से शुरू करता हूँ। तू चाहता था कोई तेरे खुरदुरे पांव धोकर ब्याइयों पर मरहम लगाए, तेरी हड्डियां गोश्त में छिप जाएं, तेरे पेट की सिलवटें गायब हो जाएं। तू चाहता था कोई तेरे होठों में रस डाल दे, तेरी आंखों में चमक आ जाए और तेरे गंजे सिर पर घने बाल उग जाएं। कोई तुझे साफ लिबास दे दे और तेरा एक छोटा सा घर हो जिसमें तेरी हसीन बीवी राज करे और तेरे बच्चे कह कहे लगाए। जब तू गाय से अपना सिर चटवाता था, मुझे मालूम है तू अपने ख्याल में अपनी बीवी को देखता था जो तेरा सिर सहला रही है। तेरी आंखें बंद हो जाती और तू उसकी आगोश में सो जाता। जब तू आहिस्ता आहिस्ता भुट्टा सेकता है और मोहब्बत से मुझे खिलाता है, तो अपने जहन में उस नन्हे बच्चे को देख रहा होता है जो तेरा बेटा नहीं है और तेरी जिंदगी में न आया है न आएगा, लेकिन तूने उसे बाप की तरह प्यार किया है, गोदी में खिलाया है, उसका मुंह चूमा है और अपने कंधे पर बैठा के सारा जहां घुमाया है। देख लो ये मेरा बेटा है, देख लो ये मेरा बेटा। और जब ये सब तुझे नहीं मिला तो तू अलग होकर खड़ा हो गया और उंगलियों पर बेढंगे अंदाज में गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रुपए। आज भी हर अफसाने के शुरू में जहन में कालू आकर खड़ा हो जाता है। कालू कालू की यादें इस कहानी के साथ बहुत खूबसूरती से कृष्णचंद्र जी ने सजोई है और हम लोग को सुनाई है। बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने सुनाया कांचन जी। एंड बहुत सारी चीजें इन्होंने जो पेश की है कृष्णचंद्र जी ने, जैसा कि कृष्णचंद्र जी ने जब ये अफसाना लिखा तो उन्होंने कालू भंगी नाम दिया। तो मुझे इससे याद आया कि कालू यानी ब्लैक, तो मुझे याद आया कि ब्लैक लाइव्स मैटर ये एक बहुत बड़ा आज भी रेलेवेंट है, आज भी दिस इज रेलेवेंट। तो उसने नाम भी चुना कालू। अब वो कालू था बिकॉज ही वाज ब्लैक और बिकॉज हिज नेम वाज कैलाश, वी डोंट नो, बट अज्यूम करो कि कालू भंगी उसने। सेकंड थिंग ही चोज इन द स्टोरी इज टू टॉक अबाउट भंगी। भंगी यानी मेहतर यानी स्वीपर, जो सोसाइटी के स्टेटस में लोएस्ट रंग पे आता है, उससे नीचे कोई दूसरा स्टेटस लेवल नहीं है। और उन्होंने उसका एक जो उन्होंने जो बताया स्टोरी के अंदर कि in his world of 8 rupees salary, he was living such a wonderful life, spending time with the cows and the goats, going in the forest to take them for grazing, and cooking his meager meals and sitting in the sun, enjoying, sitting next to the jharna and
sleeping along with the cow and the goat sitting next to him. जैसा आपने बोला कि वो गाय ऐसी बैठती है जैसे कि उसकी बीवी बैठी है, कि ऐसे को क्रोशेटिंग कर रही है उसके बाजू में. भुट्टा ऐसे भूनता कि एक एक कण उसके सोने जैसे, you know, I can imagine how that भुट्टा even. खुशबू. और फिर उसके अंदर उसने दूसरी चीज भी लिखी है कि वो ये जो ऑथर है जो लिखता है ये स्टोरी के, उसको कंधे पे लिखा के लेके जाता है, सबको बताता है कि ये मेरा बेटा है. यू नो, ही हैड सच अ लॉट ऑफ लव इवन दो ही वाज अ मेथर, यानी कि ह्यूमन बीइंग, उसके दिल में बहुत मोहब्बत थी फॉर द एनिमल्स, for his work, and he enjoyed and he was nature lover. You see, today when we are working in so much stress, so much depression, ये जो life coaches होते हैं ये बोलते हैं you must do meditation, you must go out in the forest, you must go for a stroll, you must have animals, you must pet animals. आपने एक बताया था ना, आपने एक एनिमल थेरेपी की बात भी बताई थी सुबह. I just now read that in USA there is a place, farm, where you can go and pay $10 or $25 and actually get chance to cuddle a cow. You can see it on YouTube, it is there. That means it is such a therapeutic thing which this guy did so naturally. And in 8 rupees, that is fantastic. Author जो बात करते हैं ना, वो जो एक आपका conversation है कि तू पगार कितनी मिलती, बोलता 8 रुपए. 8 रुपए कैसे स्पेंड करता? 4 रुपए आटा, 1 रुपए का तंबाकू, 4 आने का. And he has made a budget of 7 and 1 rupee for giving it to that guy who's giving him on loan the clothes for the whole year. And he is satisfied. हालांकि आपने बताया कि वो जो चौकीदार है और जो चपरासी था और वो जो था वो 15 रुपए या 30 रुपए कमाते 32 रुपए पाते थे और ऊपर की कमाई भी थी, बट उनकी जिंदगी में अलग एक वो था. And could those guys sleep in the sun and enjoy the peaceful this? And his joy for work, even though he was a sweeper, how he enjoyed his mundane work. Second observation जो मैं कांचन जी और संजय जी आपसे बोलना चाहता हूँ कि हर एक घर में कालू भंगी जैसा किरदार तो होता ही है, हर एक सोसाइटी में होता है, जो नॉट ओनली ही इज डूइंग अ म्यूंडेन जॉब बट ही इज डूइंग सो मेनी थिंग्स. कालू ये लेकर आ, कालू इसके पास ये देके आ, कालू ये लेके जा, मेरे बच्चे को गेट तक छोड़ दे. एक इंसान तो होता ही है, either in the form of a beat, it could be Kamla the maid, तो आपकी कामवाली Kamla, या Ramu the Mali, या Viju the driver. And the person who runs around doing all the chores of getting this and that and fetching this and that and so on. It could be Kalu the Bhangi. हर एक अपने जो मॉडर्न सोसाइटी जो अपने है कि जो जिसमें पेरेंट्स काम करते हैं, ज्यादातर अपने बच्चों को एक आया के पास छोड़ जाते हैं. वो आया उनको नहलाती है, खाना खिलाती है, सुलाती है, प्यार देती है. वो बच्चे आया को अपनी माँ देखते हैं, उसमें उसकी ममता देखते हैं, and they get so attached to it. And this is the same thing that Kishan Chandra has explained in the story so beautifully. And for those people who give so much love and affection to our children, जहाँ पे अपने बच्चों कितनी यादें रखती है उनसे, but उनको सोसाइटी कुछ भी मान नहीं देता है. They don't give any respect or any position in their lives for them. आखिर में आपने जो लिखा ना कि अपने रिश्तेदार थोड़ी है वो, रिश्तेदार थोड़ी है. So you just write them off like that. नहीं फारूक, हमें इसमें एक चीज हमें जो बहुत ही अच्छी लगी इनकी कहानी में, कंचन ने बहुत अच्छे से सुनाई कि देखिए स्टोरी स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे कि जो इंसानी समाज के सबसे निचले तबके का आदमी हो उसी में सबसे ज्यादा इंसानियत पाई जाती है. जो उससे बेहतर कर रहे हैं लाइफ में, जो कंपाउंडर हैं और हैं, वो फाइनेंशियली उससे बेहतर है, उनका दर्जा भी बेहतर है, उनमें वो सेंसिटिविटी नहीं है, वो कंपैशन नहीं है. So this is another aspect that struck me in this story. लेकिन उनकी कहानी में दिलचस्पी है. उन्होंने ये लिखा है कि उनकी कहानी में दिलचस्पी है क्योंकि आम आदमी की सोच वैसी ही होती है. आम आदमी की सोच निचले तबके के आदमी के दुखों को या तकलीफों को देखने की नहीं होती है. तो कालू जो भंगी था आखिर में when he dies, nobody takes care of him. The compounder जिसके साथ वो जिंदगी निकाला है, जिसके I don't know, वही कंपाउंडर जिसकी बकरियों को चराने ले जाता था, शायद वो डिस्पेंसर वही है. तो वो मुंह में दवाई डालता था. You see, and when he dies,
the corporation or the police takes him, nobody has any emotions for him. Quite thought. हाँ. मुझे एक बात यहाँ पे अभी नसीमा मेरा attention दे रही है कि when he was doing MA, कांचन जी, LLB, when he was doing when he was doing law, he was part of the socialist movement at that time. And as part of the socialist group, they had given Kishan Chand the job of working close to those भंगी लोग जहाँ पे रहते थे वहां पे जाते थे वो. And मुझे लगता है कि इनकी जो स्टोरी और जो जैसा वही पैदा हुई है, पैदाइश इसकी वही है उनके दिमाग में. ये जो डाउन ट्रोडन है, जो एकदम सिंपल लोग हैं. You know, I was watching an interview of his son, जो सलमा सिद्दीकी के बेटे, जो उनका एक इंटरव्यू है YouTube पे. उन्होंने कहा कि he was a very simple man और he used to sleep on the ground. वो जमीन पे ये मैट्रेस डाल के सो जाते थे. He loved to sit on the ground and talk to him. And सलमा सिद्दीकी का बेटा उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था. और जब वो रात में बैठते थे और बात करते थे उनके स्टेप सन से, तो रात को उनके घर के पास से, I don't know which part of the city they were in, but एक दही वाला निकलता था रात को 11 बजे, दही बेचने वाला. I don't know, शायद ये जो यूपी वाले लोग जो दही खाते हैं रात में उनके लिए बेचता है. और उसको एक आवाज निकालता था कि दही लो, समथिंग लाइक दैट. किशन चंद जी ये इनके बोलते हैं सलमा सिद्दीकी के बेटे को कि सुन वो आवाज, सुन उसका, वो आवाज में कोई अलग ही साउंड है. This is something which is unique. And what his son says is that continuously Kishan Chandra used to observe people. He used to constantly talk to people. और ऐसे सीधे साधे लोग, धोबी हो, टेलर हो, कुक हो, सबके साथ वो इतनी देर तक बात करते थे जो नॉर्मली so called educated people say, oh, what do you want to talk to this? But he used to spend time because वजह से उनको उनके कहानी की खुराक मिलती थी. So this is the beautiful this. I would like to invite Mustafa ji. Mustafa, if you are fit enough to speak. Mustafa is not well. Mustafa? Mustafa is not well. Can Mustafa say something? Okay. Anyway, so Kanchan ji, with this, I think so we have come to the end of the program. When we were speaking on the phone, you were saying that there is a relationship between Jamun ka ped and Kalu Bhangi. You know can you just explain what you were talking to me in the morning? Farooq, this is my perception. मेरे ख्याल से कि दोनों चीजों में जो चीज कॉमन है कि इंसान की इनसेंसिटिविटी मॉडर्न टाइम्स में, अर्बन लिविंग के कॉन्टेक्स्ट में, ये जो बिल्कुल हमदर्दी हमारी अपने बाकी जो लोग हैं उनसे नहीं रहती है. तो जैसे जामुन का पेड़ में हमने देखा था कि उन्हें जो क्लर्क इकट्ठे होते हैं उन्हें फलों की ज्यादा फिक्र है बजाय उसके जो आदमी करा रहा है नीचे दबा पड़ा है उसकी उन्हें इतनी परवाह नहीं है. बट दे आर बॉदर्ड कि भाई हमारे बच्चे फल कहाँ से खाएंगे, कितना फलदार, वो उन्हें ज्यादा दुख हो रहा है. इसी तरह से कालू भंगी में भी हमने देखा है कि उसके साथ जो लोग काम करते हैं जिससे उनका रोज का ताल्लुक है उनकी जरा भी हमदर्दी उसके लिए नहीं है. तो ये जो एक मॉडर्न समाज है इसमें हम देयर इज एन एब्सेंस ऑफ एम्पैथी, जिसे मतलब मुरव्वत नहीं है, इसमें कंपैशन नहीं है, एक दूसरे के लिए कोई किसी तरह की हमदर्दी नहीं है, भाईचारा नहीं है. और जो पहली जो कहानी थी जो जमुना का पेड़, उसमें हमने एक और उसका एस्पेक्ट है फारूक, वो ये कि एक कहानी है कि एक फर्द, एक इंडिविजुअल सिस्टम से कैसे जूझता रहता है और सिस्टम उसे किस तरह से उसके सामने वो पूरी तरह से लाचार है, पूरी तरह से बेबस है. जैसे he is entirely helpless against a system which is totally inconsiderate, बहुत ही not only inconsiderate, बिल्कुल inconsiderate to the point of being inhuman. आदमी पिस जाता है उसमें, पिस जाता है. और ये जो हमें लगता है कि ये जो कंचन ने सही कहा कि ये जो पेड़ जो गिरा और इसके नीचे जो आदमी दबा हुआ है, ये दरअसल एक आम आदमी है जो सरकारी सिस्टम के रेड टेप के बोझ के नीचे दबा हुआ है. तो दिस इज द जो मेटाफर जो उन्होंने इस्तेमाल किया है वो बड़ा सही है. और जैसा आपने भी कहा था कि जो उन्होंने सेक्रेटेरिएट में उसे लोकेट किया, द पर्पस ऑफ लोकेटिंग दैट ट्री इन द सेक्रेटेरिएट
was just this कि वो रेड टेपिज्म, अगर फर्ज कीजिए कि किसी के घर में वो पेड़ गिरता है या किसी की के बिजनेस प्रेमाइसेस में, आपकी फैक्ट्री में वो पेड़ गिरता, तो उसमें फिर सरकारी सिस्टम पे कमेंट्री करने की कोई मौका ही नहीं पेश आता, यू नो। तो इसमें कई पहलू हैं, हमें कहानी बड़ी अच्छी लगती है। एंड आई ऑल्सो फील कि जैसे चंद रोज पहले बुक क्लब में डिस्कस हुआ था कैफका ने भी यही बात, द ट्रायल जो उनकी किताब है बड़ी मशहूर, उसमें यही है कि एक जो इंडिविजुअल है, हाउ हेल्पलेस ही इज, वो किस हद तक लाचार है एक सिस्टम के अगेंस्ट। और यही इटालियन लिटरेचर में डैरियो फो जो थे, उनके जो ड्रामे हैं उसमें भी यही बात झलकती है। और मलयालम में एक राइटर है ओपी विजयन, उनका हमने ट्रांसलेशन पढ़ा है, उनकी कहानियों में भी ये देखते हैं कि यही बात देखने में आती है। तो it's fascinating and it is very relevant. You can connect it with so many things, and so it's true across geography, it is true across time periods. Therefore हमेशा इसकी relevance हर वक्त बनी रहेगी इस कहानी की, चाहे आप उसे कोर्स में शामिल करें या ना करें, that is very minor actually. तो इट्स कृष्ण चंद्र की ये जर्नी हम इधर एंड करते हैं. I have asked if would anybody would like to add something, then please raise your hand or let me know so that I can allow you to give you the opportunity to speak. One thing about Kishan Chandra is that the stories that he read are universal. They have no barriers of time. Even 50 years from now, these stories are going to be relevant because they are so related to day-to-day world. Right. So on this occasion, I would like to thank Sanjay ji and Kanchan ji and Nasima for a wonderful curation of the program. अपने स्टोरी संजय जी तो हाँ जब भी बोले तैयार होते हैं, और कांचन तो 2 दिन में आपने मेरी रिक्वेस्ट मान के सो थैंकफुल. मजा आता है ऐसे आप लोग साथ देते हैं तो नसीमा जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू वर्क विद यू. हमें बड़ा आनंद आता है आपके साथ प्रोग्राम में, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि आप कितनी मेहनत करते हैं. ये जो 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, इसके पीछे कितनी आपकी लगन, कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत, कितनी रिसर्च आपने की है, हमें इसका अंदाजा है. सो वी वुड लाइक टू, हमारा छोटा बहुत जो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वो तो हर सूरत में बनता है. थैंक यू कांचन जी, थैंक यू वेरी मच. So thank you so much. Yeah, on this note, I will end the program, and the recording is there on the Facebook. I will be sending the link to all the people, and by Monday, Tushar will be doing the editing on the YouTube. हमारे ज़्यादा content हमने YouTube पे डाले हुए, and we have now a very good website, brand new website, gyanadab.org. आप जरूर उधर जाइए और देखिए program. All programs are there on that. Okay. So thank you very much and good night, everybody. Thank you so much. Thank you Farooq, thank you Nasima ji, thank you Tushar Alaknanda for your support.